गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी बच्चे? बच्चों अपन पढ़ रहे हैं यूनिट साइटोलॉजी और अपन टॉपिक ले रहे हैं सेल साइकिल, सेल डिवीजन। माइटोसिस जो है इसको अपन लगातार पढ़ते जा रहे हैं, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी स्टेजेस अपन ने कवर की। आपने बताया कि ये सारी की सारी स्टेजेस जो है ये एक के बाद एक कॉन्टिन्यूसली आती है, इनमें टाइम गैप बहुत ही कम होता है। बेटा आपने कैरियोकाइनेसिस तो पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रिपरेशन फेज, दैट इज इंटरफेज। उसके बाद हमने पढ़ा डिवीजन फेज। डिवीजन फेज में भी दो चीजें थी, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। अब बच्चे आज अपन पढ़ रहे हैं साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन किस तरीके से होता है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। ठीक बात है बेटा। साइटोकाइनेसिस दो तरीके से आपने पढ़ा। एक आपने पढ़ा सेल फर्रो मेथड और एक आपने पढ़ा सेल प्लेट मेथड। ठीक बात है, दो मेथड आपने पढ़े इसमें, सेल फर्रो मेथड, सेल प्लेट मेथड। ये सबको क्लियर है ना भाई कि अब न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है। माइटोसिस प्रोसेस में अब न्यूक्लियस जो है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है। तो अब क्या होगा भाई? तो आपने बताया जैसे माना एनिमल सेल है, सपोज अपन सबसे पहले कंसीडर करते हैं बच्चा एनिमल सेल। ठीक बात। एनिमल सेल में आपने बताया जैसे ये एनिमल सेल है, तो जितना भी साइटोप्लाज्मिक आपने बताया ये सारा का सारा क्या है, मिड बॉडी। मतलब एनिमल सेल में डिवीजन के बाद जो एक्टिन है, मायोसिन है, वो सारा का सारा मिड पार्ट पे जमा हो जाएगा। ये है टोटल मिड बॉडी। ठीक बात है बच्चा। जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो अपोजिट पोल की तरफ जा चुका है। ये न्यूक्लियर मटेरियल यहां पर और ये न्यूक्लियर मटेरियल यहां पर। ठीक बात है। बीच में आज जमा हो गया मिड बॉडी। इस मिड बॉडी में है क्या बच्चे? इस मिड बॉडी में एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन है। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन है। ये एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन करेगी क्या बेटा? देखो ध्यान से सुनना। ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो है ना, ये इस तरीके से अंदर की तरफ एक कंस्ट्रिक्शन रिंग बनाएगी। अंदर की तरफ एक कंस्ट्रिक्शन रिंग बनाएगी। ये कंस्ट्रिक्शन रिंग जो बनी है ना बेटा, ये कंस्ट्रिक्शन रिंग ये दोनों तरफ से सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ पुल करेगा। अंदर की तरफ पुल करने से ये यहां पर जो सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। देखो ये कोई प्लांट सेल तो है नहीं जो कि बहुत ज्यादा रिजिड हो, जिसमें पुल ना किया जा सके। यहां पे ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनी है ना, ये कंस्ट्रिक्शन रिंग, ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, आप इसे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग भी कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बेटा, ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग इस मेम्ब्रेन को दोनों तरफ से खींचेगी और खींचने की वजह से ही अल्टीमेटली जो प्रोजीनी सेल्स है वो बन जाएगी। ये पूरा का पूरा मेथड जो है सेल फर्रो, ये एनिमल सेल में होता है। इसमें एक्टिन मायोसिन जो है वो यहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं। ये वैसे भी कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, तो ये इजीली पुल कर पाएंगे। ठीक बात है बच्चे। दूसरी खास बात, इसमें आपने देखा पेरिफेरी से सेंटर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। दैट मीन्स बच्चा ये सेंट्रीपिटल मूवमेंट हो गया। ये सेंट्रीपिटल ऑर्डर में डेवलपमेंट हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का बनना। ठीक बात है। इसी तरीके से साइटोकाइनेसिस आप जो प्लांट सेल है उसके अंदर भी देख सकते हैं। आप प्लांट सेल के अंदर भी देख सकते हैं। बट बेटा प्लांट सेल में किस मेथड से होगा? ये प्लांट सेल में ये सेल प्लेट मेथड से आपन पढ़ेंगे। ठीक बात है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत सिंपल और बहुत ही इजी सा मेथड है ये सेल प्लेट मेथड। डन भाई? चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल सेल के बाद अब प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आई है? प्लांट सेल होती है रिजिड। सेल प्लेट मेथड, प्लांट सेल के चारों तरफ होती है सेल वॉल। दैट मीन्स प्लांट सेल होती है रिजिड। प्लांट सेल के रिजिड होने की वजह से ये जेनेटिक मटेरियल यहां पे आ गया, ये जेनेटिक मटेरियल यहां पे आ गया। अब यहां पर अगर वो प्रोटीन जमा भी हो जाए ना, तो वो इसे खींच नहीं पाएगी क्योंकि इसकी सेल वॉल बहुत रिजिड है।
इस वजह से यहां पर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जमा हो जाते हैं, गोल्जी बॉडी के, वेसिकल्स, ईआर की ट्यूब्यूल्स, ये सब जमा हो जाती है। यहां पर ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट जमा हो गए। इन फ्रेगमेंट्स को अपन बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। इन फ्रेगमेंट्स को अपन बोलते हैं बच्चा फ्रेगमोप्लास्ट। ये है क्या? ये सेल वेसिकल्स हैं, सेल की वेसिकल्स हैं बच्चा, ईआर की ट्यूब्स हैं, ईआर की ट्यूब्यूल्स हैं जो यहां पे डिपॉजिट होती जा रही है। ये फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन किया। अब आपने बताया कि ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और यहां पर और ज्यादा जो आपने पढ़ रखा है सेल प्लेट में, ये इस तरीके से मटेरियल जमा होता जाएगा और ये कंप्लीट सेल प्लेट बन जाएगी। ये कंप्लीट सेल प्लेट बन जाएगी। बेटा ये सेल प्लेट जो है ना ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और फाइनली एक दिन ये मिडल लेमेला बन जाएगी। फाइनली एक दिन ये मिडल लेमेला बन जाएगी। इसीलिए कोई भी सेल जो होती है ना, दो सेल को जोड़ने वाली लेयर मिडल लेमेला होती है, जो कि एक तरह का सीमेंट का काम करती है, दो सेल को जोड़े रखती है। ठीक बात है, यहां तो कोई इश्यू तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। ये सेल प्लेट बन गई है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? इसका फॉर्मेशन हो रहा है सेंटर से पेरिफेरी की तरफ। ये सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जो डेवलपमेंट हो रहा है इसे बच्चा अपन बोल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर डेवलपमेंट। ये सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट है। सेंट्रीपिटल किसमें था? सेंट्रीपिटल जो अभी आपने एनिमल सेल में पढ़ा था। और ये जो सेल प्लेट मेथड है ये प्रेजेंट है बेटा प्लांट सेल में। तो दो तरह का साइटोकाइनेसिस आपने पढ़ा, एक सेल फरो मेथड से एनिमल सेल में सेंट्रीपिटल, एक आपने पढ़ा है सेल प्लेट मेथड किसके अंदर बेटा? प्लांट सेल के अंदर। डन है, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं माइटोसिस के यूज। माइटोसिस का क्या क्या यूज हो सकता है। नेक्स्ट बच्चा अपन लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ध्यान से सुनिए, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस क्या क्या काम कर सकता है? सबसे पहले तो माइटोसिस की वजह से सेल की ग्रोथ होती है। जैसे कोई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, उसका साइटोप्लाज्म बढ़ता है। तो बेटा उसका साइटोप्लाज्म बढ़ने पर उसका न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक जो पूरा का पूरा रेशियो है वो बिगड़ जाता है। अब वो अपने न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को फिर से स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? माइटोसिस करेगा और माइटोसिस करके वो दो सेल में डिवाइड कर देगा। ठीक बात है। जैसे ये एक नॉर्मल सेल है, इसमें न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ गया, मींस साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो गया और अल्टीमेटली इसने क्या किया? फिर से दो डॉटर सेल्स जो है वो बना दी, दो डॉटर सेल्स जो है वो बना दी टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। सेकेंड बेटा आपने बोला सेल रिपेयर। आपने देखा हो माइटोसिस बहुत बार लगातार, जैसे हमारी एपिडर्मिस की सेल है, कभी कट फट जाती, कभी ये छिल जाती है, तो ये तुरंत नई सेल्स बनने लग जाती है। वो सारी की सारी नई सेल्स जो है वो माइटोसिस की वजह से बनती है। यानी आपने बताया रिपेयरिंग किसकी करता है? ये अपर सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, अपर सरफेस ऑफ एपिडर्मिस। ठीक बात है बच्चे। उसके अलावा आपने बताया जो हमारी जो गट है, इंटेस्टाइन है, उसकी लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ गट। ठीक बात है बच्चे। उसके अलावा आपने बताया कि ये आपने बताया जो आरबीसी की सेल्स हैं, आरबीसी की ह्यूमन ब्लड सेल्स जो है, आरबीसी जो है उसमें क्या करता है? ये लगातार डिवीजन शो करता है। नेक्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन, यानी कि आपने बताया जो एपिकल जो टिश्यू है, उसके अलावा जो लेटरल टिश्यू है, एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू, इसमें लगातार डिवीजन जो है वो किसकी वजह से होता है? माइटोसिस की वजह से होता है। यानी ये आपने सारे माइटोसिस के यूज पढ़ लिए, सिग्निफिकेंस पढ़ लिए कि भाई माइटोसिस हमारे लिए किस किस जगह पर इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे माइटोसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको मिलाने हैं। ध्यान से पढ़ो, फटाफट इसे सॉल्व करो, क्योंकि अभी अपन इसे हैंड टू हैंड यही सॉल्व करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, फटाफट आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। ठीक बात है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने जो दिया गया है उसमें कहा गया है हाउ मेनी क्रोमोसोम शैल बी प्रेजेंट इन डिप्लॉयड सेल
at mitotic anaphase if its haploid cell has 10 chromosome. ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बेटा। आपसे क्या कहा गया कि हैप्लॉइड सेल में 10 क्रोमोसोम है, ठीक बात। तो इसकी डिप्लॉइड सेल के माइटोटिक एनाफेज में क्या होगा? पहली बात तो डिप्लॉइड सेल में डायरेक्ट क्या हो जाएगा 20। अब बच्चे जब ये सेल डिवाइड करेगी वो भी माइटोसिस से, तो आप सबने पढ़ रखा है इंटरफेज में तो किसी भी तरह का कोई भी मतलब क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ेगा। इंटरफेज में तो कंडीशन एज यूजुअली रहेगी। आपने पढ़ा G1, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, सब में क्रोमोसोम नंबर वही रहेंगे। बट बेटा एनाफेज के अंदर आपने बोला कुछ टाइम के लिए क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं। दैट मीन्स एनाफेज में जस्ट डबल हो जाएंगे 40, यानी इसका आंसर क्या आ गया 40 क्रोमोसोम, ठीक बात। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन, एक सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है हर पोल पर टीलोफेज में। टीलोफेज में 46 क्रोमोसोम है, इसका मतलब यही सेल नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने होंगे मेटाफेज में? बेटा 46 क्रोमोसोम है, दैट मींस यहां पर टीलोफेज में 46 है। ये 46 है क्या? ये कहीं ना कहीं वो क्रोमेटिड्स हैं जो कि किसी टाइम में एक ही क्रोमोसोम के दो पार्ट हुआ करते थे। ये मेटाफेज की कंडीशन थी, मेटाफेज की। इसमें ये दो क्रोमेटिड है, इन दोनों क्रोमेटिड ने मिलके ये अल्टीमेटली डॉटर क्रोमोसोम बनाया, यानी कि एक क्रोमोसोम से दो डॉटर क्रोमोसोम बने। अगर इसकी वैल्यू 46 है तो ये ओवरऑल क्रोमेटिड कितने रहे होंगे? ओवरऑल क्रोमेटिड रहे होंगे 92। 46 के एक पोल पर है, एक पोल पर 46, दूसरे पोल पर 46, यानी अल्टीमेटली ये कितने रहे हैं? ये रहे हैं बच्चा 92, ठीक बात। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है बेटा, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब अपन इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक बात है। ये क्वेश्चन नंबर जो 3rd है आपका, अब अपन इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। आप सबने प्लांट ग्रोथ चैप्टर पढ़ा है ना? प्लांट ग्रोथ में आपने क्या पढ़ा है? दो तरह की ग्रोथ होती है, एक होती है बच्चा अर्थमेटिक ग्रोथ और एक होती है बच्चा ज्योमेट्रिक ग्रोथ। पढ़ी है सबने? अर्थमेटिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, याद है ना सबको? अर्थमेटिक ग्रोथ में आपने क्या पढ़ा था? एक सेल है, वो डिवाइड करके क्या बना लेती है? दो सेल, उनमें से फिर एक सेल क्या हो जाती है? डिफरेंशिएट। फिर ये तीसरी सेल जो है, सॉरी, ये एक सेल डिवाइड करके बनाती है दो सेल और ये डिफरेंशिएटेड सेल, और ये फिर से एक डिफरेंशिएशन हो जाता है। यानी 3 सेल बनाने के लिए 2 डिवीजन की रिक्वायरमेंट है। ऐसा किसमें होता है? जब न्यूट्रिएंट सफिशिएंट हो, मतलब बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट ना हो, ऑप्टिमम कंडीशन में हो, रूट टिप, शूट टिप, इनमें ये कंडीशन देखी जाती है। रूट टिप, शूट टिप, इनमें ये कंडीशन देखी जाती है। पर बेटा ज्योमेट्रिक ग्रोथ किसमें देखी जाती है? जब कोई एक सेल है, ठीक बात है, ये एक सेल है, ये डिवाइड करके 2 सेल बना रही है, इससे डिवाइड होके 4 सेल बन रही है, इन 4 से डिवाइड होके 8 बन रही है, 8 से डिवाइड होके 16 बन रही है, 16 से डिवाइड होके 32, 64। ये कंडीशन कब देखी जाती है? जब आपने कोई आइसोलेटेड सेल ले रखी है, आइसोलेटेड सेल, और आपने इसे पेट्री डिश में रख रखा है और पेट्री डिश में आप ग्रोथ करवा रहे हैं। तो आपने बताया कितने टाइम डिवीजन होगा जब हम एक आइसोलेटेड टिप सेल लेते हैं? बेटा आइसोलेटेड टिप सेल में देखो, अगर आपको 4 सेल बनानी है 2 डिवीजन, 8 सेल बनानी है 3 डिवीजन, 16 सेल बनानी है 4 डिवीजन, 32 सेल्स बनानी है 5 डिवीजन, 64 सेल बनानी है 6 डिवीजन। यानी फॉर्मूला क्या हो गया? 2 की पावर n बराबर नंबर ऑफ सेल्स। n क्या है? n है बच्चा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवीजन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिवीजन। यहां हम n की वैल्यू क्या रखें? n की वैल्यू अपन 7 रख देते हैं, 7 रखते ही क्या आ जाएंगे? ये पूरे 128 सेल बन जाएंगे, यानी नंबर ऑफ डिवीजन कितने आ गए? 7 आ गए। इसी तरीके से बेटा अगर आपको भी अर्थमेटिक ग्रोथ के बारे में पूछा जाएगा तो वहां ध्यान रखना फॉर्मूला हो जाएगा n की पावर n-1। जितनी भी सेल्स आपको दी गई है उनमें से एक माइनस कर देना, जितनी भी सेल्स आपको दी गई है उसमें से एक माइनस कर देना, उतने नंबर ऑफ डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी। कब?
जब आपको कभी भी अर्थमेटिक ग्रोथ के बारे में पूछ लिया जाए। अर्थमेटिक ग्रोथ के लिए वो कभी भी आइसोलेटेड वर्ड नहीं देगा, इसको ध्यान में रखना। आइसोलेटेड वर्ड नहीं आएगा ऐसी कंडीशन में कभी भी। चलिए बेटा एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ लेते हैं, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस। मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस। चलिए बच्चा, मॉडिफिकेशन, ठीक बात है। मॉडिफिकेशन जो है उसको थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं अपन। ज्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं पढ़ने अपने को माइटोसिस के, 2-4 मॉडिफिकेशंस हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस। मॉडिफिकेशन में बच्चा सबसे पहला है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इसके बारे में एनसीईआरटी में भी आपको गिवन है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बारे में। इसमें आपने पढ़ा है कि सेल जब डिवाइड कर रही है उसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद में तुरंत साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कैरियोकाइनेसिस is not followed by cytokinesis, is not followed by cytokinesis। इसका मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन तो बन रही है, नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन तो बन रही है बच्चे, पर वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस वाली कंडीशन, वो इसमें आएगी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। एक बच्चा अपन इसमें पढ़ लेंगे एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस का मतलब क्रोमोसोम लगातार डिवाइड कर रहे हैं लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा है। मतलब एक सेल के अंदर लगातार पॉलीप्लॉइडी कंडीशन डेवलप होती जा रही है, दैट इज एंडोमाइटोसिस। तो आपने बताया नंबर ऑफ क्रोमेटिड इंक्रीज, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स जो है वो बढ़ जाएंगे इन अ क्रोमोसोम। इन अ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में नंबर ऑफ क्रोमेटिड बढ़ते जा रहे हैं, ठीक बात है। इसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन जो है वो नहीं हो रहा है। विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन, विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन, बिना न्यूक्लियस के डिवीजन के इसमें क्रोमेटिड का नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसा कब होता है बच्चे? जब अपन कॉल्चिसिन से ट्रीट करवाते हैं, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट करवाने पर। और ये कॉल्चिसिन किससे मिलता है? कॉल्चिसिन ये हमें प्लांट से मिलता है, कॉल्चिकम ऑटोमोनेल से। कॉल्चिकम ऑटोमोनेल से एक हमें मिलता है ड्रग कॉल्चिसिन। ये कॉल्चिसिन पॉलीप्लॉइडी जनरेट करवाता है। कॉल्चिसिन से ट्रीट करवाते हैं ना बच्चे, तो पॉलीप्लॉइडी जनरेट होती है, उसके अंदर नंबर ऑफ सेट जो है क्रोमोसोम के वो एक सेल के अंदर बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ सेट बढ़ जाते हैं। पहले क्रोमेटिड बढ़ते हैं, फिर अल्टीमेटली नंबर ऑफ सेट बढ़ जाते हैं। इंक्रीज इन सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के सेट जो है वो बढ़ जाते हैं, किसके अंदर? एंडोमाइटोसिस के अंदर। तो ये आज आपने मॉडिफिकेशंस पढ़े, ठीक बात है। ऐसे ही आपने डायनोमाइटोसिस वगैरह भी पढ़ा है बच्चे। डायनोमाइटोसिस जो है वो डायनोफ्लैजिलेट में देखा जाता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, वो मेसोकैरियोट है, यानी न्यूक्लियस डिवाइड तो करता है बट प्रॉपर जो उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन का डिवीजन है, हिस्टोन प्रोटीन होती नहीं है, तो प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं बन पाते, ठीक बात है बेटा। अब नेक्स्ट अपन उठाते हैं मियोसिस। फटाफट ये माइटोसिस के मॉडिफिकेशन नोट कीजिए। नेक्स्ट अपन इसमें उठाते हैं मियोसिस। नेक्स्ट बच्चा अपन ने उठाया टॉपिक मियोसिस, बहुत मजेदार टॉपिक मियोसिस। वर्ड किसने दिया? सबसे पहले तो यही बात लिख लो, ये टर्म दी है फॉर्मर एंड मूरे ने। फॉर्मर एंड मूरे की दी हुई टर्म है बच्चा मियोसिस। सबसे पहले आपने पूछा कि मियोसिस कहेंगे किसे? बेटा ये ऐसा सेल डिवीजन है, मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे और अल्टीमेटली हैप्लॉइड डॉटर सेल बनेगी, ठीक बात है। रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर, रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर, रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर एंड क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए बच्चा? आधे हो गए। क्रोमोसोम नंबर हाफ होने के बाद क्या होगा?
हैप्लॉइड कंडीशन डेवलप हो जाएगी एंड हैप्लॉइड फेज इज डेवलप। हैप्लॉइड फेज जो है ना बच्चा वो डेवलप हो जाएगी। ठीक बात है, हैप्लॉइड फेज डेवलप हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा। ये जो मियोसिस है ना ये हमेशा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल में होती है, ये बात ध्यान रखना। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल्स में होती है, जैसे कि स्पोर मदर सेल है, जैसे कि पोलन मदर सेल है, उनके अंदर ही रिप्रोडक्शन देखा जाएगा। और ये क्या करेगा, इसकी आदत क्या है, ये 2n सेल जो है ना उसको अल्टीमेटली हैप्लॉइड कंडीशन में डेवलप करेगा। यानी मियोसिस से होगा क्या, मियोसिस से हैप्लॉइड कंडीशन डेवलप होगी। ठीक बात है, तो मैम वो हैप्लॉइड कंडीशन सर्वाइव कैसे करेगी बेटा, फर्टिलाइजेशन उसे फिर से डिप्लॉयड करके रिस्टोर करेगा। यानी कि इस पर्टिकुलर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल में बाय मियोसिस होगा क्या, बाय मियोसिस हैप्लॉइड कंडीशन आएगी। ये चीज थोड़ी नोट करने की है, हैप्लॉइड कंडीशन आएगी और इसी हैप्लॉइड कंडीशन को वापस से डिप्लॉयड में कौन रिस्टोर करेगा, इट रिस्टोर बाय फर्टिलाइजेशन। इसे फर्टिलाइजेशन से रिस्टोर किया जाएगा। ठीक बात है। अब एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान में रखना, ये मियोसिस 2 स्टेप में होगा। सबसे पहले होगा बच्चे मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, एक 2n सेल है वो मियोसिस फर्स्ट करेगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, इसीलिए आप इसे कहोगे रिडक्शनल डिवीजन। ठीक बात है, रिडक्शनल डिवीजन। और बच्चे इससे 2 सेल बन जाएगी, n और n। नेक्स्ट बेटा यहां पर होगा फिर से डिवीजन, पर अब की बार वाला डिवीजन जो है ना वो बिल्कुल माइटोसिस के सिमिलर होगा। यानी अपन इसे बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, इसमें पेरेंट सेल क्या थी 2n, बनने वाली सेल्स डॉटर सेल क्या है nn। तो यानी इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं हेटेरोटाइपिक डिवीजन। हेटेरोटाइपिक डिवीजन। ठीक बात है, ये n सेल है, n की n ही वापस रह गई, इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं होमोटाइपिक डिवीजन। होमोटाइपिक डिवीजन, होमोटाइपिक डिवीजन। ठीक बात है, हेटेरोटाइपिक होमोटाइपिक। मतलब एक बात कंफर्म आप कह सकते हो, मियोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होता है, न्यूक्लियर का डिवीजन 2 बार होता है। ये ध्यान रखना, मियोसिस की खास बात है, डीएनए रेप्लिकेशन जो है ना वो एक बार ही होगा, वंस। लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन जो है ना बच्चे ये 2 बार होगा। न्यूक्लियर डिवीजन जो है बेटा ये 2 बार होगा, एक बार यहां पर हुआ है, एक बार यहां पर हुआ है। इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन एक बार सिंगल टाइम होगा, लेकिन इसके अंदर जो न्यूक्लियर डिवीजन है बेटा वो 2 बार होगा। ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो फटाफट आप इसे नोट कर लीजिए। मियोसिस कहते किसे हैं, इसका ओवरऑल पर्पस क्या है, किस तरीके से ये जो क्रोमोसोम नंबर है ये इसे रिस्टोर करेगा फर्टिलाइजेशन की हेल्प से। ओवरऑल आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद बेटा अपन पढ़ लेते हैं मियोसिस फर्स्ट में किस तरीके से क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता, केवल होमोलोगस क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन को देखा जाएगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मियोसिस फर्स्ट। ठीक बात है, चलिए 4 फेजेस आएगी इसमें, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। उसके बाद होगा बच्चे मियोसिस सेकेंड। ठीक बात है, देखो बहुत सिंपल, मियोसिस के अंदर सबसे पहला बेटा मियोसिस फर्स्ट, जिसे अपन हेटेरोटाइपिक डिवीजन कहते हैं, जिसे आप रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। ठीक बात। इसमें आ जाता है बच्चे प्रोफेज फर्स्ट।
अच्छा मैम आपने इसमें इंटरफेस नहीं पढ़ाई, बेटा इसकी इंटरफेस बिल्कुल माइटोसिस के इंटरफेस की तरह होगी, वही G1 फेज, S फेज, G2 फेज, सो ऑन, वो सारी कंडीशन चलेगी। ठीक बात है, मतलब आपको इंटरफेस जो है ना वो एक बार ही ध्यान में रखनी है, एग्जिट सेम होगी, इसमें भी G1, S, G2, S फेज के अंदर किस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीजें चलेंगी इसमें। ठीक बात, चलिए प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, फिर बेटा एनाफेज फर्स्ट, और फिर होगा इसमें टिलोफेज फर्स्ट। इसमें क्रोमोसोम जो है ना उसका डिवीजन नहीं होगा, जैसे आपने माइटोसिस के एनाफेज में नहीं पढ़ा था कि क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है और वो स्प्लिट सेंट्रोमियर जो है ना वो अपोजिट पोल की तरफ जाके डॉटर क्रोमोसोम बनाता है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम बनाता है। यहां पर इस तरीके से कोई डिवीजन नहीं होगा। यहां पे जो प्रोफेज फर्स्ट है ये क्रोमोसोम बिहेवियर के बेस पर, क्रोमोसोम बिहेवियर के बेस पर, ये लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स है। ये प्रोफेज फर्स्ट जो है ना बच्चे, ये बहुत लंबी और कॉम्प्लेक्स है, बहुत लंबी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। प्रोफेज फर्स्ट लंबी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये क्रोमोसोम बिहेवियर के बेस पर 5 टाइप की होती है। क्रोमोसोम बिहेवियर के बेस पर 5 टाइप की होती है। सबसे पहली होती है बच्चा लेप्टोटीन, लेप्टोटीन। दूसरा होता है बच्चा जाइगोटीन, ठीक बात है। तीसरा होता है इसमें पैकाइटीन। फिर होता है बच्चा डिप्लोटीन। फिर होता है डाइकाइनेसिस। आपको ये सारी फेज एक सीक्वेंस में याद करनी है। आप इसके लिए अलग अलग ट्रिक काम में ले सकते हैं। कुछ बच्चे ट्रिक इसमें काम में लेते हैं, लेजा पंडित जी का डंडा, पंडित जी का डंडा। कुछ बच्चे ये ट्रिक काम में लेते हैं, ले मतलब लेप्टोटीन, जा मतलब जाइगोटीन, पंडित जी यानी पैकाइटीन, डन मतलब डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इस तरीके से। कई बच्चे ये ट्रिक भी काम में लेते हैं। बच्चा आपको पता है पहले अपने ना मतलब ओनली घर पे जब डिश वगैरह नहीं होती थी, बहुत पुराने टाइम में, जब आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो बताएंगे उस वक्त ओनली दूरदर्शन आता था। ठीक बात है। तो घर में एक नया टीवी आया, वो टीवी किसका था? एलजी का। एलजी पर दिल्ली दूरदर्शन, पहले ओनली दूरदर्शन चलता था, अभी अलग अलग चैनल चलने लग गए। तो उससे एक ट्रिक बनी है एलजी पर, अब यह जी को जेड से लिखना है आपको, एलजी पर दिल्ली दूरदर्शन। एल लेप्टोटीन, जेड जाइगोटीन, पर पैकाइटीन, दिल डिप्लोटीन, डो डाइकाइनेसिस। ये ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं। आपको वो स्कूल में लाके करना क्या है, इनको सीक्वेंस में याद करना है भाई। इन शॉर्ट बात इतनी सी है, ठीक बात है। तो अब सबसे पहले देखो इनमें होगा क्या। इनमें कुछ फेमस स्टेप्स है, जैसे कि लेप्टोटीन है, इसका अपना फेमस प्रोसेस है, जाइगोटीन का अपना है, पैकाइटीन का है, डिप्लोटीन का है, तो इसको भी आप याद कर सकते हो। जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक बात है। इसके लिए एक ट्रिक होती है बीएससी, बीएससी सीटी। सिटी में कोई बीएससी करने गया है, बीएसई सीटी। आगे अपन पढ़ेंगे। बी को अपन बोल रहे हैं बेटा बुके स्टेज, बुके स्टेज। फर्स्ट स्टेज को अपन बुके स्टेज कहते हैं, दैट इज बुके स्टेज। फिर एस का मतलब सिनेप्सिस से लिया गया है। सिनेप्सिस कौन सी स्टेज में होता है? सिनेप्टोनिमल किस में बनता है, बाइवेलेंट किस में बनते हैं, ट्रैक्टार्ड किस में बनते हैं, ये सारी चीजें जाइगोटीन की देखी जाएंगी। पर बेटा यही ट्रैक्टार्ड दिखाई कब देते हैं, एक्चुअल क्रॉसिंग ओवर होता कब है? बेटा क्रॉसिंग ओवर जो है ना वो पैकाइटीन का फीचर है, क्रॉसिंग ओवर। फिर बेटा है इसमें डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर हो गया काइज्मा फॉर्मेशन, आप ये पढ़ोगे काइज्मा फॉर्मेशन। और टी मीन्स हो गया बच्चे टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन। कुछ तो क्या है, ये इस पॉइंट से एक क्वेश्चन बन जाते हैं। सिनेप्सिस कहां पर हुआ है, काइज्मा का फॉर्मेशन कहां पे हुआ है,
इन बेसिस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक तो ये ट्रिक फटाफट नोट कर लेना। सबसे लॉन्ग प्रोसेस है प्रोफेज फर्स्ट, जिन्हें क्रोमोसोम बिहेवियर के बेस पर आप 5 जो सब डिवीजन है उसमें बांट रहे हैं, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, और इसके अंदर होने वाली ये स्पेशल प्रोसेस है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। इंटरफेस के अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो ऐसा सारा का सारा गुथा हुआ मिला है, ठीक बात है। लेप्टोटीन स्टेज है, तो लेप्टोटीन में ये इस तरीके से थ्रेड लाइक हो जाएगा, आगे पढ़ेंगे अपन। भाई सिनेप्सिस है, सिनेप्सिस में क्या होगा, देखो मैडम सिनेप्सिस में मदर और फादर से आने वाले क्रोमोसोम जो है ना ये इस तरीके से पेयर में अरेंज हो जाएंगे। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा बेटा, एक तो यहाँ पे ट्रेक्ट्राड की फॉर्म में क्रोमोसोम दिखेंगे, और जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो ऐसे क्रॉसिंग ओवर। फिर इस क्रॉसिंग ओवर वाली साइट पर क्रॉस की शेप स्ट्रक्चर बन जाएगी, काइस्मा। फिर ये पूरी तरीके से सेपरेट हो जाएंगे, टर्मिनलाइजेशन। तो ये अपने को मियोसिस के अंदर, अब थोड़ा बहुत आपको पता चल गया ना क्रोमोसोम का बिहेवियर हम क्यों कह रहे हैं। ये क्रोमोसोम का बिहेवियर है, बुके, सिनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर, काइस्मा, टर्मिनलाइजेशन, ये ओवरऑल क्या है, क्रोमोसोम बिहेवियर है। इस बेस पर आपने 5 सब स्टेजेस में बांटा है, ठीक बात है बेटा। अपन ने आज टॉपिक स्टार्ट किया है मियोसिस। मियोसिस में बहुत सिंपल बातें अपन ने अभी की है कि इसका मतलब है क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना। मैडम क्या ये हाफ नंबर की सेल जो है ये सरवाइव कर जाएगी, नहीं करेगी। तो इसको रिस्टोर कौन करेगा बेटा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्यों पढ़ रहे हैं फिर अपन, वो इसको रिस्टोर करेगा, ठीक बात है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर बच्चा मियोसिस नहीं होगा ना तो गैमेट जो है ना वो 2n के 2n ही रह जाएंगे, और 2n के 2n गैमेट क्या करेंगे, अल्टीमेटली फिर कंडीशन आगे जाइगोट में 4n की कर देंगे। मतलब ये ऐसा जाइगोट तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, यानी कि सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है मियोसिस, पर ये रिप्रोडक्टिव सेल का फीचर है। इसकी जो डिफरेंट स्टेजेस आपने बात की है इसको अपन कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक बात है। तो आप फटाफट इसे नोट कर लीजिए क्रोमोसोम बिहेवियर को, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपको ये सारे पॉइंट ध्यान में रखने हैं, ठीक बात है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।